एसएससी एक्सपर्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाइएगा। बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं आप लोगों से पॉलिटी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, हाल ही की जो एग्जाम्स हुई है उनके अंतर्गत, इन सभी को यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना, सीधे अपने प्रश्नों की यहां पर बात करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और प्रश्न क्या पूछा है हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं और इसके बाद आंसर करने का प्रयास भी साथ साथ करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका से सही सुमिलित है। सीधी सी बात कर रहा है कि जब हम लोगों ने यहां पर संविधान सभा बनाई और संविधान सभा के द्वारा यहां संविधान का निर्माण किया गया, तो उसी बीच यहां पर कुछ कमेटियों का गठन किया और उन कमेटियों के अध्यक्ष यहां पर कौन कौन थे। इस प्रकार का यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। जैसे कि कहा है यहां पर कि आप लोगों को बताना है कि सही सुमिलित है वो कौन सा है, यानी एक इनके अंतर्गत सही है और 3 यहां पर गलत है, तो वही ढूंढना है कि सही कौन सा है आप लोगों का। चलो हम लोग देखें तो क्या जीवी मावलंकर जी हैं वो संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष रहे हैं। वहीं पूछे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी क्या विधानसभा के कार्यों संबंधी समिति के प्रमुख रहे हैं। एन गोपाला स्वामी की बात करें, क्या ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। या फिर बात करें KM मुंशी जी, ये मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष रहे हैं। तो साथियों याद रखिएगा, जैसे ही पूछे जीवी मावलंकर जी, किसकी बात करें, जीवी मावलंकर की बात करें, पूरा नाम क्या था आपको बहुत अच्छे से पता होगा, गणेश वासुदेव मावलंकर जी। किसकी बात करें, गणेश वासुदेव मावलंकर जी। तो गणेश वासुदेव जो मावलंकर जी हैं वो आप लोग के संविधान सभा में कार्यों संबंधी जो समिति थी, कौन सी, कार्यों संबंधी जो समिति थी, इस कार्यों संबंधी समिति के क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। संबंधी समिति के क्या रहे हैं ललो, अध्यक्ष रहे हैं। ये बात बिल्कुल यहां पर क्या होगी, सही होगी। आप लोगों से पूछा जाता है बहुत बार यहां पर क्या पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखना, ये कमेटियां बहुत पूछी जाती है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसे हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। तो प्रारूप समिति जो है, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं कौन आप लोग की, तो याद होगा BR अम्बेडकर जी। कौन है, BR अम्बेडकर जी। ये भी बिल्कुल हम लोग को याद रख लेना है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बात करें आप लोगों से, तो दूसरी जब बात की जाती है तो आप लोगों को याद रखना है, आपके मौलिक अधिकारों की बात करें, मूल अधिकार समिति की बात करें, तो मूल अधिकार समिति के अंतर्गत देखें तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष जो रहे हैं वो रहे हैं आप लोग कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों की समिति के कौन रहे हैं, तो याद रखना है आप लोग के पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना है वल्लभ भाई पटेल। अब विद्यार्थी ये तो पढ़ के जाता है, पर एग्जामिनर कई बार क्या करता है, ये पूछता ही नहीं है, और वो पूछता है कि आप लोग के यहां पर जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उप समिति जो बनाई गई, उस उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जल्दी से बता दो कमेंट करके कि उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है, अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए, ये किसको बनाया गया, अधिकार उप समिति। तो जैसे ही उप समिति पूछे हम लोग को यहां पर बिल्कुल याद रखना है, उप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे ये JB कृपलानी जी थे। कौन थे, JB कृपलानी जी, JB कृपलानी जी। तुरंत जैसे ही नाम लिया JB कृपलानी जी का, किसका नाम लिया, JB कृपलानी जी का, आपको नाम याद आना चाहिए। क्या आपको पता है संविधान सभा के अंतर्गत अगर कहा जाए कि पहला वक्ता कौन था, यानी कि स्टार्टिंग जो की गई बोलने की वो किसके द्वारा की गई, तो आंसर होगा हमारा कौन सा, JB कृपलानी जी। यानी कि संविधान सभा में प्रथम जो वक्ता के रूप में हम लोग जानते हैं, वो जानते हैं किसको, तो आप लोग के JB कृपलानी जी को। तो ये भी बात हम लोग को याद रखनी है। तो प्रश्न का राइट जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 1 यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलें आगे, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का क्या है, अगला प्रश्न हमारा और क्या पूछा गया है देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि संविधान सभा में क्रेडेंशियल समिति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। अब आप लोग कहोगे गुरुजी ये अजीबो गरीब प्रश्न कहां से आ गया। अरे भाई मैंने नहीं बनाया प्रश्न, आपकी एसएससी की ही एग्जाम में जो कि स्टेनोग्राफर की 6/8/2025 की 3rd शिफ्ट के अंतर्गत पूछा गया, और विद्यार्थी ऐसे ही प्रश्नों पर आकर मात खा जाता है। तो आपको अच्छे से याद होगा कि यहां पर हमारी प्रारूप समिति बनी थी। क्या बनी थी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति बनी, प्रारूप समिति ने तो क्या किया था, यहां पर संविधान का निर्माण। इसी प्रकार से हम लोग देखिए तो संविधान सभा में ही एक क्रेडेंशियल समिति का गठन भी यहां पर किया गया था, और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो आप लोग के कौन थे,
तो क्या याद है आपको, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे, क्या टीटी कृष्णमाचारी थे, क्या जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर के एम मुंशी थे। तो ये प्रारूप समिति के अंतर्गत एक कमेटी बनाई गई थी, क्रेडेंशियल्स समिति, और इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया, ये अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो लाला याद रखना है, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर को बनाया गया था। आपको याद होगा प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के ही मेंबर हैं अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी और आप लोग की टीटी कृष्णमाचारी। बात करेंगे बिल्कुल आप लोगों से आगे प्रारूप समिति के संदर्भ में, तब और भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी कोई कमेटी यहां पर बनाई गई थी क्या, बिल्कुल जी हाँ। आप लोगों से पूछा जाता है यहां पर किस प्रकार का प्रश्न, तो पूछ लिया जाता है आप लोग के यहां पर कि आपके प्रत्यय जो पत्र संबंधी कमेटी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे। प्रत्यय संबंधी समिति बनाई गई थी, प्रत्यय पत्र संबंधी कमेटी बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, संबंधी समिति कह दो या फिर क्या भी बोल सकते हैं हम लोग, कमेटी भी बोल सकते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे। अगर मैं यहीं से और भी प्रश्न निकालूं यहां से और कहूं मैं आप लोगों से, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हम भैया यहां पर ऐसे प्रश्नों में थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, आप लोगों को लगा होगा गुरुजी ये तो पहली बार मैं पढ़ रहा हूं, तो यहां पर याद रखना एक आप लोग के प्रारूप समिति में ही कृष्णस्वामी अय्यर जी भी थे। कौन थे, कृष्णस्वामी अय्यर, और कृष्णस्वामी अय्यर के द्वारा ही यहाँ पर कौन, ये रहे आपके दोनों यही की है आपके, यहीं पर बात करें प्रत्यय पत्र संबंधी कह दें या फिर आप लोगों से मैं कह दूं कौन सी, क्रेडेंशियल समिति, तो दोनों के अध्यक्ष यही रहे हैं। तो याद रखना ये भी कौन थे, कृष्णस्वामी अय्यर। कौन हो जाएंगे लालो, कृष्णस्वामी अय्यर। आप लोग के कृष्णस्वामी अय्यर ही आप लोग के प्रत्यय पत्र संबंधी जो कमेटी है इसके क्या भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं स्वामी अय्यर। बात क्लियर। दूसरी तरफ देखिए संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे ललो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसके क्या रहे हैं ललो, अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, चलो एक नया प्रश्न आप लोग को दिया जाए ताकि आप लोग को यहां पर कुछ तो नया मिले। यहां पर हम लोग देखें आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब कहो गुरुजी आवास समिति, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं आवास समिति, याद है कि आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा कि कांग्रेस के एक सदस्य रहे हैं पट्टाभी सीतारमैया। तो पट्टाभी जो सीतारमैया है वो आप लोग की आवास समिति के क्या रहे हैं, संविधान सभा के अंतर्गत अध्यक्ष रहे हैं। तो याद रखना है आवास समिति के अध्यक्ष के बारे में भी, कौन थे आवास समिति के अध्यक्ष, तो हमको याद रखना है आवास समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं कौन आप लोग के, तो यहां पर याद रखेंगे पट्टाभी सीतारमैया। कौन रहे हैं, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। याद रख लेना है, हमको किसी प्रकार की कोई गड़बड़ यहां पर नहीं करनी। चलें आगे, अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन ए। चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा यहां पर, और क्या प्रश्न ने पूछा है देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा में मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक तथा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों में संबंधी सलाहकार जो समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखना यहां पर क्या क्या पूछ लिया, तीन कमेटी यहां पर दे दी और तीनों का अध्यक्ष एक ही है, इसलिए तीनों कमेटियां हमारे माइंड के अंतर्गत यहां पर सेट हो जानी चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने बात की है संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति की। किसकी बात की, मौलिक अधिकार समिति, जो मैं बता चुका हूं आप लोग को थोड़ी देर पहले ही। वही बात की है अल्पसंख्यक यहां पर कमेटी की। एक बात की आप लोगों से यहां पर क्या, जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति। तो इनके अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो अगर आप लोग को ये मौलिक अधिकारों की बात पता है तो यहां पर आप लोगों का काम हो गया। यानी कि मैंने ही आप लोगों को बताया कुछ समय पहले कि मौलिक अधिकार जो समिति थी, इस मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल यहां पर मौलिक अधिकारों के हैं, पढ़ चुके हैं। यही पूछा है अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक समिति जो है इसके अध्यक्ष की भी बात करें कौन हो जाएंगे, सरदार आप लोग के वल्लभ भाई पटेल। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए यहां पर आप लोग का राइट आंसर होगा। मैंने यहां तो प्रश्न पूछ लिया, बड़ा अच्छा है, आप लोगों ने देखा भी होगा, समझा भी होगा। अब अल्पसंख्यक सभी पढ़ते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग है, इसके लिए जो अध्यक्ष यहां पर बनाए गए सुझाव देने के लिए वो बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन अल्पसंख्यक
उप समिति के अध्यक्ष कौन बने? भाई अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि अल्पसंख्यक जो उप समिति बनी, अल्पसंख्यक उप समिति जो बनी, उपसंख्यक उप समिति जो बनी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तब तो माने हम लोग कि भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। उप समिति के अध्यक्ष की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहां पर अगर ये चीज हमें पता है तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक। इधर देखिए हम लोग, तो यहां पर इसके अलावा भी और समिति की और चर्चा कर लें साथ साथ। तो यहां से और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? आप लोगों से कहा जाए कि प्रांतीय जो समिति है, कौन सी? प्रांतीय समिति। इस प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है? ताकि आज ये कमेटियों से प्रश्न पूछे, हमारा कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है क्या बात? बता दो जल्दी से। तो यहां पर अल्पसंख्यक उप समिति की जब हम लोग बात करते हैं, तो अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए, वो किसको यहां पर बनाया गया? तो बड़ा आसान सा आंसर है, और वो आप लोगों को आता भी है, एच.सी. मुखर्जी। क्या याद आ रहा है एच.सी. मुखर्जी कहां पर पढ़ा है हम लोगों ने? हरेंद्र कुमार मुखर्जी, आप लोग की संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंतर्गत क्या रहे हैं एच.सी. मुखर्जी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए, उम्मीद है आंसर कर देंगे आप लोग। तो अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो हमारे एच.सी. मुखर्जी रहे हैं। कौन रहे हैं? एच.सी. मुखर्जी। इधर बात करें हम लोग आप लोगों से, तो यहां पर प्रांतीय जो समिति बनाई गई, इस प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए, ये यहां पर किसको बनाया गया? तो हमें याद रखना है, इसके भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे लालाओ? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके भी क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पटेल के बारे में क्या क्या याद रखना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष है, सरदार पटेल ही प्रांतीय समिति के अध्यक्ष है, सरदार पटेल ही अल्पसंख्यक के भी अध्यक्ष हैं, सरदार पटेल ही जनजाति व बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी यही हैं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? अब आप लोग की सारी जो कमेटियां हैं, इनको एक जगह ले आया जाए ताकि हमें कोई दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़े। तो सारी कमेटियां मैं एक जगह ही आप लोग को बता रहा हूं, ताकि हमारे विद्यार्थियों को अच्छी चीजें यहां पर मिल सके कि संविधान निर्माण समिति में कौन कौन अध्यक्ष है, कौन कौन यहां पर सदस्य है। तो देखो, प्रारूप समिति की जैसे ही हम लोग बात करें, तो हमें याद रखना है कि जो प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं कौन लालो? भीमराव अंबेडकर जी, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहां पर पढ़ा है। संघ संविधान समिति की बात करें तो आप लोग के जवाहरलाल नेहरू यहां पर रहे हैं। वहीं बात करें प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं, मैंने अभी आप लोगों के साथ चर्चा की है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष की बात करें तो ये भी कौन रहे हैं? सरदार पटेल। अभी बात की मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति, इसके कौन ही? आपके पटेल साहब ही है। जबकि झंडा समिति के कौन है? राजेंद्र प्रसाद। लालो, यहां थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत आती है? हमारा विद्यार्थी है और भैया वो गूगल का कीड़ा बन चुका है, वो चीज को सर्च करने की कोशिश करता है गूगल पर, और गूगल पर एकाध जगह इस प्रकार की चीजें डाल रखी है, और झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो आप लोग के जेबी कृपलानी जी को वहां पर बता रखा है, पर बिल्कुल ये गलत होगा। झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। ये भी बात आप लोग को याद रखनी है। चलो आगे आओ, अगली बात करते हैं। अगली बात करें तो रियासत समिति की जब बात करते हैं तो इस रियासत समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। देशी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष की बात करें तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और इधर बात करें संचालन समिति की तो ये भी आपके राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति की बात करें तो भी राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन की बात करें तो के.एम. मुंशी। और मूल अधिकार संबंधी उपसमिति की बात करें तो जेबी कृपलानी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, काम में आएगा आपके, बहुत ध्यान रखना ये सारी कमेटियां। इसके अलावा और कुछ कमेटी, अल्पसंख्यक उप समिति अभी बात की थी मैंने, एच.सी. मुखर्जी, याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय समिति एस. वारदाचार्यार। वहीं राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति जीबी मावलंकर। अभी पढ़ा था हम लोगों ने संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी, आप लोगों की कमेटी कौन सी बनी है? जीबी मावलंकर। सारे प्रश्न इसी में सॉल्व है आपके ये कमेटियों के। आवास समिति अभी बताई थी मैंने, पट्टाभी सीतारमैया, याद है कि भूल गए? प्रत्यय पत्र संबंधी मैंने अभी बताई थी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। चले आगे, अगली बात करते हैं। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के अवर्जित और आंशिक रूप से अवर्जित क्षेत्रों से संबंधित उप समिति है, इसके गोपीनाथ वारदोलाई जी हैं। अपवर्जित और आंशिक रूप से अवर्जित क्षेत्रों में असम के क्षेत्रों को छोड़कर ये कौन सी है? ए.वी. ठक्कर समिति है। तो ये सारी कमेटियां मैंने आप लोग को बता दी है, अच्छे से इन चीजों को पढ़ लेना, क्योंकि
हमारी जो एग्जाम्स है इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न है ऐसे इन समितियों से निकलकर आ जाते हैं। चलो भाई आगे चलो, अगले प्रश्न की यहां पर बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है देखने का हम लोग यहां पर प्रयास करते हैं। प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान को प्राय अर्धसंघीय या रूप में संघीय भावना में एकात्मक के रूप में वर्णित किया जाता है। भाई हमारा जो संविधान है, इस संविधान को अधिकतर हम लोग क्या है, हम लोग देखते हैं तो हमें अर्धसंघीय या फिर हम लोग कहें संघात्मक जो शासन है हमारा, अर्धसंघीय संघात्मक जो शासन है हमारा, इसका एकात्मक रूप दिखाई देता है। वापिस से सुनना मैंने क्या कहा, हम लोग वास्तविकता में हम लोग देखते हैं जब दिखाई देता है हमें, तो यहां पर आप लोगों को क्या है, अर्धसंघीय आप लोगों को दिखाई देता है। अर्धसंघीय हम लोग बात करें या फिर हम लोग कहें कि एकात्मक आप लोग की शासन व्यवस्था है, ये आप लोग को दिखाई देती है एकात्मक। लेकिन हमारे संविधान ने नहीं अपनाया है। हमारा संविधान ये कहता है कि हमारे यहां तो भाई संघात्मक शासन व्यवस्था है। कैसी है? संघात्मक शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था को हम लोग अपनाते हैं। भाई हम लोग जो अपनाते हैं भारतीय संविधान जो है, ये भारतीय संविधान की जब हम लोग बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अंतर्गत तो कैसी व्यवस्था हम लोगों ने अपनाई है, तो संघीय शासन व्यवस्था अपनाई है। कौन सी? संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था हम लोगों ने यहां पर अपनाई है। पहले प्रश्न को देखते हैं, आंसर करने का प्रयास करें, फिर ये चीजें और आप लोगों को समझाने को यहां पर मिलेगी। तो ये कह रहा है कि यहां पर भारतीय संविधान को प्राय अर्धसंघीय रूप में या फिर संघीय भावना में एकात्मक के रूप में आप लोग को यहां पर वर्णित किया जाता है। मुख्यतः किस विशेषता के कारण, किस वजह से ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है कि यहां पर हम लोग जब देखते हैं दिखाई देता है तो अर्धसंघीय दिखाई देता है, जबकि संघीय रूप में हम लोग देखें तो ये एकात्मक दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्या रीजन है ऐसा? तो देखिए, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है इसलिए, लिखित संविधान की उपस्थिति के कारण, या संघ सरकार की मजबूत केंद्रीकरण प्रवृत्तियां और शक्तियों के लिए, या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व। अब देखो हमारे यहां पर संघीय शासन है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? संघीय शासन का मतलब ये हुआ कि हमारे यहां सर्वे सर्वा जो रहेगा, सर्वे सर्वा जो रहेगा, जो शक्तिशाली रहेगा वो कौन रहेगा? संघ रहेगा। कौन रहेगा? संघ। इस संघ के अनुसार ही आपके प्रांतों को यहां पर कार्य करना पड़ेगा। भाई संघ जो कार्य करेंगे, आपके प्रांत जो कार्य करेंगे वो किसके निर्देशन में करेंगे? संघ के निर्देशन में। और ऐसी व्यवस्था को हम लोगों ने अपनाई है। और जब इस बात को देखते हैं तो इसमें सर्वे सर्वा कौन दिखाई दे रहा है आपको? संघ दिखाई दे रहा है। जैसे संघ कहेगा वैसे आप लोग काम कर रहे हो। तो यहां पर कैसी व्यवस्था हुई? एक ही सर्वे सर्वा है, तो इसलिए हमें यहां पर कौन सी बात दिखाई देती है? आप लोग की एकात्मक बात दिखाई देती है। लेकिन हम लोगों ने यहां पर क्या भी किया है? प्रांतों को भी अलग से यहां पर क्या प्रदान की है? शक्तियां प्रदान की है। लेकिन हमारे शासन व्यवस्था की जब हम लोग बात करते हैं तो कौन सी शासन व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था है। और इसमें हमें कौन सा रूप दिखाई देता है? तो हमें एकात्मक जो रूप है वो यहां पर देखने को मिल जाता है। इसलिए यहां पर कहा है कि संघ सरकार की मजबूत केंद्रीकरण प्रवृत्तियां, कि यहां पर यही जो कहेगा वैसे ही मानना पड़ेगा। वहीं आप लोग की शक्तियां, तो इसके पास पावर भी बहुत सारी है, यानी कि आपको कुछ भी करना है तो संघीय मंत्री परिषद से पूछना पड़ता है। आप लोग पॉलिटिकल को जब देखते हो तो उस समय भी आप लोग को ये चीजें नजर आती है कि हम हर चीज में, जैसे स्टेट को हम लोग पढ़ेंगे तो स्टेट को पढ़ते समय आप लोग यहां पर देखेंगे कि राज्यपाल की भी नियुक्ति करनी है, कौन करेगा? संघ करेगा। भाई गवर्नर को जो अपॉइंट करते हैं तो वो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो इसलिए यहां पर हमें जो सर्वे सर्वो दिखाई देता है वो कौन दिखाई देता है? तो वो हमारा यहां पर आप लोग का संघ है, वो दिखाई देता है। इसलिए हम लोग यहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी यहां पर अपना करेक्ट आंसर होगा। ये भी याद रखिएगा, स्टेनोग्राफर 8/8/2025 के अंतर्गत शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। आओ ललो आगे बात करते हैं। अगली बात करें तो यहां पर प्रश्न क्या है हमारा, देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। भाई आपकी जो प्रस्तावना है भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसके द्वारा प्रस्तावना में इनमें से कौन से शब्द जोड़े गए? देखो यहां पर सारी बातें समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो आप लोग की प्रस्तावना की बात करें, किसकी बात करें? प्रस्तावना। तो आप लोगों ने देखा होगा जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना आप लोग के जो हमने संविधान सभा के अंतर्गत क्या रखा था लालाओ? तो यहां पर आप लोग की एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था।
उद्देश्य प्रस्ताव। याद होगा आप लोग को कि उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था कितनी तारीख को, तो आप लोग की उद्देश्य प्रस्ताव रखा गुरुजी 13 जनवरी को, 13 दिसंबर को भाई, 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था उद्देश्य प्रस्ताव। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की क्या बन गया, प्रस्तावना बन गया। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1960 में सवाल आया, 1960 की बात कर रहे हैं हम लोग, ये प्रश्न आया कि क्या जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग है या नहीं है। 1960 में एक बेरूवाड़ी बात, कौन सा बात ललो, बेरूवाड़ी बात। और बेरूवाड़ी बात में एक चीज पूछी गई कि यहां पर क्या जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग है या नहीं। तो इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग नहीं है। स्पष्ट रूप से यहां पर क्या कर दिया, मना कर दिया कि भारतीय संविधान है इसका अंग नहीं है, मना कर दिया गया, अंग नहीं है। और यही बात ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग देखें तो आपको याद आना चाहिए, और कब की कहानी याद आनी चाहिए, तो आप लोग के 1973 में एक बार फिर 1973 में एक विवाद आप लोगों ने देखा होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो था, बनाम केरल राज्यवाद, इस केरल राज्यवाद में वही सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदलता है और क्या कहता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है और प्रस्तावना के अंतर्गत संशोधन भी किया जा सकता है। कौन करेगा संशोधन, प्रश्न आता है सीधा एग्जाम में। तो संशोधन करने की जो इजाजत हम लोगों ने दी है वो दी है संसद को, पार्लियामेंट को, कि भैया अगर संशोधन करना है प्रस्तावना में बिल्कुल कीजिएगा, कोई रोक टोक नहीं है। करेगा कौन, तो हमारी यहां पर संसद कर देगी। बस हमें तो एक बार मौका मिलना चाहिए, हम भारतीय हैं ही ऐसे कि हमें तो बस एक बार छूट मिल जाए कि लो तुरंत की तुरंत बात करते हैं हम लोग। तो यहां पर याद रखना, इसमें इस प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, लिख दीजिएगा, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, संविधान का अंग माना गया। सीधा प्रश्न बनता है, संविधान का अंग माना गया, अंग माना गया। सीधा सिंपल सा प्रश्न बनता है कि किस विवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया और किस विवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। तो हमें ये सारी बातें आप लोग को यहां से याद रखनी है। हमें मौका मिला, हम लोगों से कहा गया 1973 में कि आप लोग इसमें संशोधन कर सकते हो, तो हम कहां रुकने वाले थे। हम लोगों ने यहां पर क्या किया, 42वें नंबर का, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में। कब किया, 1976 में। और 3 नए शब्द जोड़ दिए हम लोगों ने। कौन कौन से नए शब्द जोड़े वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले शब्द जोड़ा गया समाजवादी। कौन सा शब्द जोड़ा गया, समाजवादी शब्द जोड़ा गया। समाजवादी के बाद हम लोग बात करें तो यहां जोड़ा गया पंथ निरपेक्षता। कौन सा शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता के बाद हम लोग बात करें तो यहां पर आप लोग ये तीसरा शब्द जोड़ा गया, कौन सा ललाओ, तो हमें याद रखना है अखंडता। कौन सा शब्द जोड़ा गया, अखंडता। तो ये 3 नए शब्द आप लोग के यहां पर जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्षता है ये, पंथ निरपेक्षता, निरपेक्षता, ठीक। 3 नए शब्द जोड़े थे। प्रश्न ने क्या पूछा है हम लोगों से कि कौन कौन से शब्द है वो यहां पर जोड़े गए हैं। सॉरी। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, तो गुरुजी दोनों शब्द जोड़े गए हैं, लेकिन 3 जोड़े हैं तो 2 ही दे रखे हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। संप्रभु, लोकतांत्रिक, या फिर गणतंत्र लोकतांत्रिक, या फिर न्याय और स्वतंत्रता। तो यहां पर आप लोगों से सीधा सिंपल सा पूछा है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यहां पर इनमें से कौन से शब्द जोड़े गए हैं। देखो, संप्रभु नहीं जोड़ा गया, गणतंत्र नहीं जोड़ा गया, न्याय नहीं जोड़ा गया, स्वतंत्रता नहीं जोड़ी गई। यानी कि जोड़ा क्या है आप लोग के, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष कह दो, पंथ निरपेक्ष कह दो, एक ही बात है। आप लोग के 2 शब्द तो ये दे ही दिए, एक शब्द और याद रखना अखंडता। टोटल 3 शब्द यहां पर आप लोग के जोड़े गए थे। अब बात तो ये आती है गुरुजी, हम लोग एसएससी एक्सपर्ट पर पढ़ रहे हैं, तो यहां पर आप लोग के कहा जाता है कि एसएससी आसान है। बिल्कुल आसान है, लेकिन आसान तब है जब आप लोग चीजों को समझ कर पढ़ोगे। अब देखिए यहां पर प्रश्न आ जाता है कि समाजवादी से आप लोग क्या समझते हैं, क्या है समाजवादी का मतलब। आप लोग से पूछ लेगा पंथ निरपेक्षता क्या है, समझाइएगा। 4 ऑप्शंस आप लोग को मिल जाएंगे। वहीं अखंडता क्या है। अब अखंडता आप लोग जानते होंगे, समाजवादी आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत करती है। क्या है समाजवादी, जिसको हम लोग सोशलिज्म में बोलते हैं।
तो समाजवादी का मतलब है कि मान लो आपके पास जो संसाधन है, इन संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होना चाहिए। और किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व हो गया तो ये तो सभी यहां पर क्या हो जाएंगे, सभी तो हो जाएंगे बर्बाद, रेख माला माल हो जाएगा। तो यहां पर कहा गया यहां पर जो भी हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों पर जो हक है वो किसी एक व्यक्ति का ना होकर यहां पर आपके समाज का या देश का होना चाहिए, ताकि यहां पर क्या हो सके, यहां पर एक समाजवादी राज्य की स्थापना की जा सके। बात समझ में आई। दूसरी तरफ देखिए पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता से क्या मतलब है? तो पंथ निरपेक्षता से यहां पर मतलब है कि गुरुजी पंथ यानी होता है धर्म, और निरपेक्ष यानी नहीं, यानी कि यहां पर भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जो भारत हमारा देश है ना, इसका कोई धर्म नहीं है। आप देख लो चाहे से, क्या भारत मुस्लिम लोगों का देश है? क्या भारत हिंदू लोगों का देश है? क्या भारत ईसाइयों का देश है? क्या भारत सिखों का देश है? या फिर किसी को यहां पर मानने या नहीं मानने का अधिकार दिया जाता है? तो यहां पर इस पंथ निरपेक्षता शब्द यही आपके साबित करता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष राज्य है। यहां पर किसी भी एक धर्म को वरीयता नहीं दी जाती, यहां सभी धर्मों को समान समझा जाता है। ये आप लोग के कहा गया है कौन से शब्द में? पंथ निरपेक्षता शब्द में। यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यहां पर सभी धर्मों को हम लोग समान भाव से देखेंगे। अखंडता का मतलब जिसके खंड नहीं किए जा सकते हो, तो भारत को हम लोग एक अखंड भारत बनाएंगे, इसलिए कौन सा भी शब्द जोड़ा गया? अखंडता। तो इन तीनों शब्दों के बारे में आप लोग को जरूर यहां पर याद रखना है। चलो आगे बढ़े और अगले प्रश्न की यहां पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है लालो, और भी बात करेंगे प्रस्तावना से जब समय आप लोग के यहां पर मिलता रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? बड़ा गजब का प्रश्न है कि आपकी जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे भाई, बता दो सिंपल सा। लेकिन इस प्रारूप समिति से आपके जो प्रश्न एग्जाम में वो बहुत प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आ जाओ ललो, इस प्रारूप समिति का पूरा ही हम लोग यहाँ पर खात्मा खत्म कर दें। ठीक है, चलो आओ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करें तो इस प्रारूप समिति की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रारूप समिति की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इस प्रारूप समिति से आप लोग की एग्जामिनर काफी प्रश्न यहाँ पर उठाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इस प्रारूप समिति की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रारूप समिति, क्या क्या प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोगों से प्रारूप समिति से प्रश्न पूछा जाता है कि यहां पर प्रारूप समिति है, इसकी स्थापना कब की गई है? ठीक है, यानी प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, यह प्रश्न आप लोगों से पूछ लेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो यहां पर प्रश्न पूछ लेगा इस प्रारूप समिति के नाम क्या क्या है भाई, किस किस नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद पूछेगा प्रारूप समिति है, इसके अंतर्गत सदस्य कितने थे। ठीक, पूछेगा यहां पर प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे, यह भी हमको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पूरा मामला ही खराब हो जाएगा। ठीक है, अगली बात हम लोग करें तो इस प्रारूप समिति है जिसने अपनी रिपोर्ट कब दी है, यहां पर यह भी प्रश्न आप लोग के यहां बन जाएगा। तो ये सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कोई सा भी प्रश्न किसी भी स्थिति में गलत ना हो पाए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो आप लोग की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो प्रारूप समिति का गठन किया गया लालो, आप लोग की याद रखना है हम लोग को 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को इस प्रारूप समिति का गठन किया गया। बहुत सारे विद्यार्थियों से ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, बहुत सारे एग्जामिनर्स इस प्रश्न को यहाँ पर पूछते हैं और एग्जाम में भी आ जाता है कि भाई ये प्रारूप समिति जो बनाई गई है ये किसके द्वारा बनाई गई है, ये बताओ। तो जब भी बात करें हम लोग प्रारूप समिति की, तो प्रारूप समिति जो बनाई गई है ये आप लोगों के संविधान सभा के द्वारा ही बनाई गई है। यानी संविधान सभा के द्वारा ही आपकी प्रारूप समिति का क्या किया गया, गठन यहां पर किया गया। क्यों किया गया, क्या कारण था, इनको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो बात करें कि गठन यहां पर किसके द्वारा किया गया, तो हम लोग को याद रखना है संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा इसका गठन किया गया, इसका गठन किया गया, इसका गठन किया गया। अब देखना इस प्रारूप समिति से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, जितनी भी सारी चीजें वो यहीं पर सॉल्व आपकी, और ऐसा भी कि चीजें हमको यहां पर याद भी हो साथ साथ, तब तो मजा आ जाएगा। यहां पर देखिए अन्य नाम क्या क्या है भाई, अन्य नाम आप लोगों से पूछ ले जाएंगे कि इस प्रारूप समिति को और किस नाम से जाना जाता है। तो हम लोग प्रारूप समिति को कहते हैं क्या, तो यहां पर याद रखिएगा इसी प्रारूप समिति का नाम लिया जाता है मसौदा समिति,
क्या बोलते हैं इसको? मसौदा समिति। और मसौदा समिति की हम लोग बात करें, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी। इसको क्या बोलेंगे? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी इसको बोल देंगे, ड्राफ्टिंग समिति इसको हम लोग बोल देंगे। इसी को हम लोग बोल देंगे पांडुलेखन समिति भी। क्या भी बोल देंगे? पांडुलेखन समिति। ये भी बात ध्यान रखनी है, पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति भी यही है, पांडुलेखन समिति, ये भी आप लोग की यहीं पर है। बात समझ भाई? यानी कि तीनों के नाम यही है। अब देखो, जिन विद्यार्थियों को इस प्रकार की नॉलेज नहीं होती तो वो यहाँ पर ये गलती कर जाता है। जैसे उसको कहा जाता है पांडुलेखन समिति के अंतर्गत कितने सदस्य थे, चाहे उसे पता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, लेकिन जैसे ही नाम आया पांडुलेखन, वो हक्का बक्का। क्या पांडुलेखन समिति तो पढ़ी ही नहीं हम लोगों ने। लेकिन भैया आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति का ही नाम है पांडुलेखन समिति, इसी का नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, इसी का नाम है मसौदा समिति। बात क्लियर है? चलो आओ, तो यहां पर आप लोगों से कहे, और क्या कहे गुरुजी, कि भाई आपकी प्रारूप समिति में मेंबर तो होंगे ना, कोई जानवर तो लेंगे नहीं हम लोग, आदमी लेंगे। तो टोटल कितने आदमी थे बताओ जल्दी से। तो प्रारूप समिति में यहां पर सदस्य संख्या थी कितनी? प्रारूप समिति में सदस्य संख्या, सदस्य संख्या सीधा लिखते हैं हम लोग, सदस्य संख्या। तो यहाँ पर टोटल मेंबर्स थे कितने? तो सदस्य संख्या थी आप लोग के यहाँ पर कितनी लो, तो याद रखनी पड़ेगी 7। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कौन कौन थे 7 के 7 सदस्य? करें चर्चा 7 के 7 सदस्यों की। सबसे पहले हम लोग बात करें बी आर अम्बेडकर जी। कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी, बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है, अम्बेडकर जी। दूसरी बात करें हम लोग, तो दूसरे सदस्य कौन थे? यहां पर आप सभी लिख दें, 7 सदस्य, 7 के 7 नाम याद होने चाहिए, ठीक है, गैप दे के लिख दो भाई। लीजिए, अब यहां पर देखिए हम लोग, तो आप लोग की थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हो, अय्यादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अय्यादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अय्यादी कृष्ण स्वामी अय्यर, स्वामी अय्यर, ठीक है। इधर हम लोग बात करें तो आप लोग के और कौन हो जाएंगे? तो गोपाल स्वामी आयंगर इसमें शामिल थे, गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर इसमें शामिल थे। और कौन थे गुरुजी? तो गोपाल स्वामी आयंगर के बाद हम लोग बात करें तो यहां पर आपके के एम मुंशी साहब है, इनको भी शामिल कर लो, के एम मुंशी जी हैं, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इसके अलावा हम लोग बात करें डीपी खेतान आप लोग आ जाएगा, कौन आ जाएगा? डीपी खेतान आ जाएगा, ठीक है, डीपी खेतान आ गया। इसके अलावा बीएल मित्तर भी इसी में शामिल था, बीएल मित्तर ये भी इसी में शामिल था। अब बात तो ये आती है गुरुजी, चलो ठीक है आपने बता दी ये सारी बातें, लेकिन हम कैसे याद करें इनको? आप तो बताते तो जा रहे हो, लेकिन याद कैसे आएंगे ये? कैसे याद करेंगे हम लोग? आप सोच रहे हो 7वां नाम नहीं लिखाया तो मोहम्मद सादुल्ला लिख देना, टेंशन मत करना, उसको भी बताएंगे। ऐसे मत करना बीच में कि गुरुजी यहाँ पर क्यों नहीं बता रहे। तो यहाँ पर ये नामों की बात है कि इनको कैसे याद किया जाए, सबसे बड़ी बात वो होती है। और यहाँ पर आप लोगों को एक एक चीज समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, तो ध्यान से सुनना है। इसको भी पहले नाम लिख दो, फिर हम लोग ट्रिक से हम लोग देखेंगे कि कैसे इनको याद किया जा सकता है। मोहम्मद शादुल्ला, ये भी इसी में शामिल है, मोहम्मद शादुल्ला। अब आओ लालो, यहां देखें हम लोग कि किस प्रकार से हम लोग इन सारी चीजों को एक साथ याद कर सकते हैं, इन सभी नामों को। अब देखो, आप लोग शहरों में हैं, अगर सिटी में आप लोग रह रहे हैं तो आप लोग क्या करते हो भाई? अगर शहरों में आप लोग रह रहे हो तो यहाँ पर साथ दोस्तों के साथ घूमने जाते हो, मार्केट में जाते हो एक साथ। और आप लोगों ने देखा है गांव है तो गांव में भी भाई साहब खेतों की तरफ घूमने के लिए निकल जाते हैं, घूमने की तरफ जाते हो ना आप लोग खेतों की तरफ। बस यही याद करना है आपको, सारे 7 नाम याद हो गए। क्या बात कर रहे हो गुरुजी? हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बस आपको ये है कि मार्केट में घूमने नहीं जाना, खेतों में घूमने जाना है, ठीक है। याद कर लोगे इतना तो फिर लिख दो जल्दी से। बस घूमने आपको नहीं जाना है, अंबेडकर जी को भेजना है। अंबेडकर जी अपने मित्रों के साथ, अंबेडकर जी, अंबेडकर जी अपने मित्र, अपने मित्र, अपने मित्र, और 3 मित्र है कौन कौन? गोपाल, कृष्णा
और मुंशी, तीनों के तीनों ही कृष्ण भगवान के पर्यायवाची है। गोपाल कृष्ण और मुंशी के साथ खेतों पर गए, मुंशी के साथ खेतों पर गए, खेतों पर गए, पर गए। गुरुजी इससे कैसे याद हुआ? हमें तो याद ही नहीं हुआ इससे कुछ भी ऐसा। अरे भाई 7 नाम याद हो गए आपको? बिल्कुल जी हाँ, सही सुना है आप लोगों ने। अंबेडकर जी पहला नाम हो गया, आप लोग के मित्र से बीएल मित्तर बन गया, गोपाल स्वामी आयंगर बन गया, कृष्णा स्वामी अय्यर बन गया, के एम मुंशी बन गया, डीपी खेतान बन गया, और आपके मोहम्मद शादुल्ला बन गया। तो ये 7 के 7 नाम आप लोग के हो गए। आप चाहो तो इन 7 नामों को याद कर सकते हैं। गुरुजी क्यों करें? कैसा प्रश्न पूछेगा हम लोगों से यहां पर? तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, और वही हम लोग मात खा जाएंगे फिर। तो याद रखिएगा प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था, तब जाके कर पाएंगे जब 7 के 7 नाम याद होंगे। और ये रहे आपके 7 के 7 नाम। बात क्लियर? आगे की बात करें कि इसने रिपोर्ट कब दी थी, इस प्रारूप समिति के द्वारा रिपोर्ट कब दी गई थी? तो याद रखिएगा इसने रिपोर्ट दी थी 6 महीने के बाद। भाई आपको एक डाटा याद है ना, तो दूसरा याद करने में आसानी है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। भाई आप लोगों को डेट याद है 29 अगस्त 1947, तो ये समझो 6 महीने के बाद इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। अब 29 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। फरवरी आ गई ये तो पता है, और मैंने कहा लगभग 2 महीने, सॉरी 6 महीने, तो आप लोग की 29 फरवरी आ जाएगी। तो 29 फरवरी ना याद करके आपको याद रखनी है 21 फरवरी के दिन। 21 फरवरी 1948 को इसने रिपोर्ट दे दी थी। 21 फरवरी 1948 को इसके द्वारा क्या दे दी गई? रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत कर दी गई 1948 को। याद होगा इसी रिपोर्ट पर चर्चा की गई आप लोग के यहाँ पर संविधान सभा के अंतर्गत 3 चरणों में। जो पढ़ते हो आप लोग कि संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए, तो 3 वाचन हुए। तो ये सारी बातें आप लोग को यहाँ पर इस प्रारूप समिति से याद रखनी ही पड़ेगी लालाओ, हर हाल में। क्या कोई और भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, अगर आप लोग पढ़ोगे तो। क्या प्रश्न बन सकता है बताओ जल्दी से, बता दो जल्दी से कि क्या प्रश्न आप लोग के बन सकता है। अगर आप लोगों से यहाँ पर जटिल प्रश्न पूछेगा तो क्या प्रश्न पूछ लेगा आपके माइंड से लेकर कि यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी को अध्यक्ष बनाया गया, किसके द्वारा अध्यक्ष बनाया गया था अम्बेडकर जी को? बता दो जल्दी से कि अम्बेडकर जी को किसके द्वारा यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। हमें आंसर आना चाहिए। अम्बेडकर जी को जो अध्यक्ष बनाया गया वो किसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया था? याद है या भूल गए? तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, लालो ट्रिक को मिटा देंगे फिर हम लोग। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि बी आर अम्बेडकर जी को जो यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया, ये अध्यक्ष बनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन में आ जाएगा संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, प्रारूप समिति के सदस्यों के द्वारा, या फिर आप लोगों से कहेगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या इसके द्वारा। तो ध्यान रखना हमेशा अध्यक्ष जो बनता है वो उसी जगह का होता है, वहीं से बनाया जाता है और वहीं के लोगों के द्वारा बनाया जाता है। कैसे गुरुजी? हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, वापिस समझाया जाए। जैसे आप लोग देख लो अपनी यूनिवर्सिटी के इलेक्शन होते हैं। अब यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में कोई बाहर वाला आदमी आता है क्या? नहीं आता ना। वही व्यक्ति होते हैं जो यहाँ पर आप लोग के वहां पर उस कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, और चुनाव लड़ने वाला भी वही होता है और वोट डालने वाले भी वही होते हैं। कोई बाहर का आदमी दूसरा नहीं जाता। सेम उसी प्रकार से देखिए तो प्रारूप समिति का गठन क्यों करेगी आपकी संविधान सभा? तो प्रारूप समिति के जो लोग हैं ये जो हैं ये आपस में करेंगे, और इस प्रारूप समिति के अंतर्गत अंबेडकर जी को इन लोगों ने क्या बनाया? तो यहां पर आप लोग की इस समिति का अध्यक्ष बनाया। तो लिख दीजिएगा कब बनाया? अगले दिन, यानी 29 को तो इसकी स्थापना हुई, 30 तारीख के दिन लिख दीजिएगा 30 अगस्त 1949 को, 30 अगस्त 1949 को, सॉरी 1947 को प्रारूप समिति के अन्य सदस्यों के द्वारा, प्रारूप समिति के अन्य सदस्यों के द्वारा, अन्य सदस्यों द्वारा, अन्य सदस्यों द्वारा अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो बनाया किसने भाई? प्रारूप समिति ने बनाया। कितनी तारीख को बनाया? ये सारी चीज यहां पर होगी। तो प्रारूप समिति से ये सारे प्रश्न हम लोग को याद रखना है।
चलते हैं आगे, अगली बात करते हैं हम लोग आप लोगों से। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। प्रश्न है हमारा यहाँ पर, और क्या पूछा है भाई प्रश्न ने, इसने कहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में गृह मंत्री कौन थे। तो कैबिनेट के प्रथम गृह मंत्री कौन थे भाई आप लोग के, तो आपको याद होना चाहिए, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, राजगोपालाचारी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, या फिर आप लोग के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब गृह मंत्री की बात की है तो गृह मंत्री तो कौन होगा भैया, आपको पता होगा कि भारत के अंतर्गत भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, जल्दी से बताओ, भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं, भारत का लौह पुरुष, लौह पुरुष। भाई यहां पर जो बात की है वो ये गृह मंत्री, गृह मंत्रालय किसका दिया जाएगा, जो पावरफुल होगा, और पावरफुल का मतलब लौह। तो यहां पर आप लोग के भारत का लौह पुरुष अगर आपको पता है तो ये आंसर आप ऑटोमेटिक कर दोगे। तो गृह मंत्रालय उस समय हुआ करता था किसके पास, तो आप लोगों को याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, और यही भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे, क्या भी थे, उप प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल को, पटेल, ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग देखें यहां पर, तो ये तो हो गया लौह पुरुष, कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हम लोग बात करें पटेल, पटेल जी भारत के उप प्रधानमंत्री, भारत के उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों रहे हैं, दोनों पदों पर रहे हैं, उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री, गृह मंत्री दोनों पदों पर रहे हैं, दोनों पदों पर रहे हैं, पदों पर रहे हैं। तीसरी बात करें हम लोग, तीसरी अगर बात करते हैं आप लोगों से तो क्या करेंगे तीसरी बात, तो भाई आप पटेल जी की बात कर रहे हो, और पटेल जी यहां पर गृह मंत्री भी हैं और आपके उप प्रधानमंत्री भी हैं, क्या भी है, उप प्रधानमंत्री भी। तो मैं कहूं कि भारत के अंतर्गत भारत में जिन देशी रियासतों को जो विलय पर लाया गया, ये विलय पर लाने का जो श्रेय दिया जाता है ये किसे दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही। क्योंकि आपको पता होगा एक रियासती विभाग की स्थापना की गई थी, और रियासती विभाग का जो अध्यक्ष था वो भी कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लिख दीजिएगा राज्यों को, राज्यों को एक करने के लिए, करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई थी, रियासती विभाग की स्थापना की गई थी, विभाग की स्थापना की गई थी, स्थापना। तो रियासती विभाग की जो स्थापना है ये स्थापना किसके द्वारा की गई, तो याद रखना है पटेल जी के द्वारा। तो रियासती विभाग के अध्यक्ष, भाई ऐसे सीधा याद रखना है, विभाग के अध्यक्ष, तो ये भी याद रखना पटेल जी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, पटेल जी, ठीक। तो इसका तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लेकिन आपके अबुल कलाम आजाद ये भी तो थे कुछ ना कुछ, अबुल कलाम आजाद भाई ये भी तो थे आपके कुछ ना कुछ, क्या थे अबुल कलाम आजाद, याद करो या भूल गए, अरे लो याद करना, अबुल कलाम जो आजाद हैं ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री है। एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें तो एजुकेशन मिनिस्टर यही है, तो भारत के प्रथम यहां पर कहा जाए शिक्षा मंत्री कौन, तो याद रखिएगा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री कौन है, अबुल कलाम आजाद। अरे याद होगा अबुल कलाम आजाद, और याद करो मौलाना अबुल कलाम आजाद को 16 अगस्त 1946 याद है आप लोगों को, कुछ हुआ था घटना, कौन सी तारीख की बात कर रहा हूं, 16 अगस्त, याद करना है लाला, भूलना नहीं है, और आपको लिखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आपके 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग के लिए सुना होगा कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, क्या मनाया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा। और इसी दिन से भारत के अंतर्गत जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो भड़क गए। सांप्रदायिक दंगे का मतलब क्या हुआ, क्योंकि मेरी क्लास में तो एक एक वर्ड पर ध्यान दूंगा मैं, और हमारे अन्य जो सर है, हमारे एसएससी एक्सपर्ट की जो टीम है वो बिल्कुल
इसी उद्देश्य से काम कर रही है कि भाई आप लोग को यहां पर जो आपकी समस्या आती है, कोई छोटी छोटी चीजों को नहीं बताता, लेकिन एसएससी एक्सपर्ट की टीम वो भी आप लोगों के लिए काम करेगी और बेहतरीन तरीके से आप लोग को यहां पर पढ़ाया जाएगा। तो 16 अगस्त 1946 के दिन आप लोग के यहां पर मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया और भारत के अंतर्गत सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए गए। मैं बात कर रहा था कि सांप्रदायिक दंगे क्या होते हैं, तो संप्रदाय के आधार पर यानी कि धर्म के आधार पर लड़ाइयां स्टार्ट हो गई। हिंदू और मुसलमान धर्म के नाम पर यहां लड़ाई स्टार्ट कर दी गई। भारत के अंतर्गत खून की होली या खून की नदियां हैं वो बहने लगी। इसी बीच मौलाना अबुल कलाम आजाद और इन्होंने कहा, क्या कहा इन्होंने, कि ये भारत के लिए काला दिन है, भारत के लिए ब्लैक डे है। और इसी प्रकार का आपकी यहां पर प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस दिन को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भारत के लिए काला दिन कहा। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 16 अगस्त 1946 के दिन को भारत के लिए काला दिन कहा। लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, मुस्लिम लीग के द्वारा क्या मनाया गया, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या फिर सीधी कार्रवाई दिवस भी बोलते हैं, कार्रवाई दिवस मनाया और सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए और सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए, ठीक है, भड़का दिए। इसी वजह से मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, कौन आप लोग की, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा ये तो भारत के लिए काला दिन है। ठीक है, चाहे इसको यहीं चिपका दो भाई, ज्यादा ठीक रहेगा साथ साथ। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस दिन को क्या कहा, ब्लैक डे कहा। लिखो इस बात को भी, इस दिन को इन्होंने क्या बोला, ब्लैक डे कहा, VLACK, ब्लैक डे यानी कि काला दिन कहा। ठीक है कि बात, कहीं कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बता दो। तो ये सारी बातें जो आप लोग को यहां से याद रखनी होगी। करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर हम लोगों ने देख ही लिया। राजेंद्र प्रसाद कौन है, तो संविधान सभा के ये आपके अध्यक्ष हैं। कौन है, संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, लिख दीजिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष है, सभा के अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, अध्यक्ष है। वहीं राजगोपालाचारी की बात करें तो सी राजगोपालाचारी का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि प्रथम भारतीय, प्रथम कह दें या एकमात्र कह दें, जो यहां पर क्या भी रहा, जो यहां पर भारत का गवर्नर जनरल भी रहा। तो भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जो बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, सी राजगोपालाचारी को। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखोगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। प्रश्न है कि यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ो और इसके संवैधानिक प्रभाव के साथ ही सही ढंग से मेल खाता है। वही आंसर आप लोग यहां पर कर दोगे, कर दो जल्दी से लला हुआ आंसर। देखिए यहां पर कि विषयों का हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजन, प्रांतीय सरकारों की स्वायत्ता में कमी आई। इस वजह से यहां पर भाई विषयों का हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजन जब किया तो प्रांतीय जो सरकार है इनकी स्वायत्ता में कमी आई। यहां पर अगली बात कर रहा है कि द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत पहली बार केंद्रीय स्तर पर 2 सदनों की स्थापना हुई थी। तीसरी बात कर रहा है कि लोक सेवा आयोग का गठन है वो वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्यों को वित्तीय अधिकार यहां पर दिए गए। अगली बात की जा रही है कि प्रांतों में दोहरे शासन लागू किया गया और भारतीय मंत्रियों को रक्षा और विदेश मामलों में नियंत्रण दिया गया। सर हमें प्रश्न समझ में नहीं आया कि ये पूछना क्या चाह रहा है। कोई बात नहीं ललाओ, देखते हैं। ये कह रहा है 1919 का अधिनियम है, 1919 का एक्ट आप लोगों ने देखा है जिसे हम लोग जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं, पढ़ा है हम लोगों ने। तो ये कह रहा है उस अधिनियम के आधार पर आपको बताना है कि सही ढंग से यहां पर कौन सा मेल खा रहा है, पूरी तरीके से वो बताना है। तो आप लोगों को यहां पर याद रखना है क्या, देखें सबसे पहले तो विषयों का हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजन किया गया 1919 में। हम लोगों ने यहां पर क्या किया ललो, तो यहां पर आप लोग के दोहरे शासन का
प्रारंभ किया। क्या किया? दोहरे शासन को प्रारंभ किया था, दोहरे शासन को। और दोहरे शासन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर दोहरे शासन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा तो एक तो हम लोगों ने क्या किया यहां पर, तो एक तो हम लोगों ने किया कि यहां पर दोहरे शासन का ही मतलब क्या है कि शासन को दो भागों में बांटा। और दो भागों में किस प्रकार से बांटा? तो यहां पर एक तरफ तो लिख दिया आरक्षित विषय, एक तरफ तो क्या लिख दिया? आरक्षित विषय, और दूसरी तरफ लिख दिया हम लोगों ने हस्तांतरित विषय। यानी कुछ तो विषय रख दिए आरक्षित विषयों में, आरक्षित विषय। और आरक्षित विषयों की बात करें हम लोग तो ये दे दिए गए किसको? ब्रिटिश सरकार को, यानी कि ब्रिटिश लोग करेंगे इन पर तो यहां पर कार्य। और आप लोग की यहां पर कौन सी? हस्तांतरित, हस्तांतरित, हस्तांतरित भाई, हस्तांतरित विषय ये दे दिए गए भारतीयों को कि इन पे आप राज करो, ये भारतीयों को दे दिए गए। अब ये पहला जो ऑप्शन है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि विषयों का हस्तांतरण और आरक्षित में विभाजन जो किया गया, ये दो विभाजन है, ये प्रांतीय सरकारों की स्वायत्ता में कमी है इससे। नहीं, स्वायत्ता का मतलब होता है स्वतंत्रता, स्वायत्ता का मतलब स्वतंत्रता। क्या इसमें कमी आएगी? अरे भाई, बल्कि यहां पर स्वायत्ता तो बढ़ेगी, कमी क्यों आएगी? बात समझ में आई? यहां पर देखिए, द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत, पहली बार केंद्रीय स्तर पर दो सदनों की स्थापना हुई। तो यहां पर याद रखना, दोहरे शासन की बात करते हैं तो ये तो 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार जो स्टार्ट हुआ है वो प्रांतों में स्टार्ट किया है। कहां स्टार्ट किया है? प्रांतों में। ठीक, वहीं द्विसदनीय विधानमंडल की बात करें, किसकी बात करें? द्विसदनीय विधानमंडल की बात करें तो द्विसदनीय जो विधानमंडल है, ये द्विसदनीय विधानमंडल आप लोग के कहां पर? तो याद रखना है, द्विसदनीय विधानमंडल जो आता है वो आप लोग के कहां पर आता है लालाओ? तो याद रखना है आपको। और द्विसदनीय विधानमंडल जो बनाया गया, ये द्विसदनीय विधानमंडल पहली बार केंद्र स्तर पर बनाया गया 1919 के एक्ट में। कहां पर? केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल। ठीक है, अगर यही प्रश्न विपरीत पूछे कि प्रांतों में दोहरा शासन 1919 में आया है तो केंद्र में कब आया है? तो केंद्र में 1935 के अधिनियम में जाएगा। वहीं पूछा जाए कि द्विसदनीय विधानमंडल 1935 के अधिनियम में कहां पर था? तो यहां पर याद रखना, प्रांतों में। तो पहली बार केंद्र में आया है 1919 के एक्ट में, और फिर यही 1935 में कहां पर भी चल जाएगा? प्रांतों में भी चला जाएगा। तो यहां पर करेक्ट जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी यहां पर एकदम राइट आंसर होगा, कहीं कोई गलती इसमें नहीं हुई है। लोकसेवा आयोग का गठन वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्यों को वित्तीय अधिकार दिए गए, बिल्कुल गलत बात। प्रांतों में दोहरा शासन लागू किया गया 1919 में, तो प्रांतों में दोहरा शासन लागू किया गया, ये तो बात सही है। तो क्या भारतीय मंत्रियों को रक्षा और विदेशी मामलों में नियंत्रण दिया गया? नहीं भाई, ये तो आप लोग की यहां पर थे ही नहीं, ये तो आरक्षित विषयों में शामिल थे, इसलिए ये भी बात क्या हो जाएगी? गलत। ये भी बात गलत और ये भी बात गलत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, अगली बात करते हैं। अगली बात करें, यहां पर अगला प्रश्न क्या है हमारा? तो प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक निकाय को समाप्त कर दिया गया? तो 1858 में किसे यहां पर समाप्त किया गया? तो आप लोगों ने देखा, क्या देखा गुरुजी? 1857, और 1857 में क्रांति हुई। अब क्रांति हुई तो क्रांति के बाद आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से कि कुछ ना कुछ तो बदलाव होते हैं। क्रांति से पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर राज कर रही थी, लेकिन जैसे ही क्रांति हुई इसके बाद यहां पर ब्रिटिश सत्ता ने परिवर्तन किया, और परिवर्तन क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। 1858 में क्या किया? इसके पश्चात बाद में 1858 की बात करें तो 1858 में क्या किया गया? तो 1858 में आप लोग के यहां पर भारत सरकार अधिनियम लाया गया, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम एक्ट, और इसी के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया? समाप्त। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन काम करता था भाई? इस कंपनी को समाप्त कर रहे हो आप लोग। अब समाप्त कर रहे हो तो इसमें यहां पर दो प्रकार से काम किया जा रहा था। एक तो था यहां पर कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि यहां पर आप लोग की कब गठित हुआ गया? तो याद रखना 1600 ईस्वी को यहां पर क्या किया गया था? गठन किया गया था, जब इसकी स्थापना हुई थी, या 1599 में भी आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद एक बीओसी काम कर रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये आप लोग के कब बना? तो याद होगा 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट,
इसमें आप लोग के यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई थी। तो ये यही कह रहा है कि काउंसिल ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कार्यकाल यहां पर आप लोग के समाप्त कर दिया गया। संसद और प्रिवी काउंसिल समाप्त कर दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद और कार्यकारी समिति कैंसिल कर दी गई, या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये यहां पर समाप्त कर दिया गया। तो याद रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इनको क्या किया गया था, समाप्त। तो यहां पर राइट जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर रहे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी इनके माध्यम से यहां पर काम कर रही थी। जब दोनों की ही बात करें, जब इसी को समाप्त कर दिया तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है बात, कहीं कोई दिक्कत वाली बात आप लोग को नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़े हम लोग, अगली बात करें। और अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है हमारा यहां पर कि प्रांतीय प्रशासन में द्वंद्व शासन प्रणाली अर्थात दोहरी सरकार सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा लाई गई। तो मैंने यहां पर चारों बातें की है। दोहरा शासन की देखो यहां पर बात, दोहरा शासन, एक तो दोहरा शासन आप लोगों से पूछा जाएगा कहां पर, तो एक तो बार बार पूछा जाएगा प्रांतों में कब आया, और एक पूछा जाएगा केंद्र में कब आया। ठीक, इनकी बात करेंगे हम लोग। साथ ही हम लोग देखेंगे अभी यहां पर और किस बात को, तो यहां पर देखेंगे तो आप लोग को नजर आएगी चीजें, क्या क्या चीजें नजर आएगी उसको भी हम लोग देखते हैं। अभी एक सेकंड दो भाई, इसको यहां पर थोड़ा सा पीछे में लाते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से आप लोगों से क्या कर लेगा, एग्जामिनर आपका प्रश्न कर लेगा, और हमको ये प्रश्नों के आंसर यहां पर क्या करने लो, सही से आप लोग को प्रश्नों के आंसर करने भी है। छोड़ो इसको, तो ये दोनों प्रश्नों के आंसर आने चाहिए। दोहरे शासन को लेकर प्रश्न पूछता है, दोहरा शासन, और एक प्रश्न आता है आप लोग की बार बार आता है, ये कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है, इसको बिल्कुल जहन में बैठा लेना। और यहां पर दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा आप लोग इससे कौन सा, तो यहां पर याद रखना है दूसरा प्रश्न बनेगा आप लोग के किससे, आपके द्विसदनीय विधानमंडल से। द्विसदनीय विधानमंडल, द्विसदनीय विधानमंडल, और विद्यार्थी हमारा यहीं पर कंफ्यूजन में जाता है, विधानमंडल क्या बात है क्या नहीं, दोनों की चीजों को यहां पर हम लोग क्लियर करते हैं ताकि इस प्रश्न का आंसर हम लोग आसानी से दे पाए। ठीक, तो यहां पर भी दोनों ही बातें आएगी कि द्विसदनीय विधानमंडल केंद्र में कब आया और आप लोग के प्रांतों में कब आया। तो इन चारों प्रश्नों को यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, प्रांतों में और केंद्र में, केंद्र में। अब कभी ये गलत नहीं होगा। अब देखो यहां से बात करें तो दोहरा शासन जो प्रांतों में आया है, ये दोहरा शासन प्रांतों में कब आया है भाई, तो दोहरा शासन प्रांतों में आया आप लोग के कब, तो याद रखना 1919 के एक्ट में। ठीक है, केंद्र में कब, तो 1935 के एक्ट में दोहरा शासन। भाई पूछे द्विसदनीय विधानमंडल प्रांतों में आया है 1935 में, और केंद्र में कब आया है, 1919 में। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, कर दो आंसर जल्दी से। किसका पूछा है, ये कह रहा है आप लोगों से कि प्रांतीय प्रशासन में दोहरा शासन प्रणाली अर्थात दोहरी सरकार व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लगी गई। प्रांत और दोहरा शासन, दोहरा शासन प्रांत 1919 है क्या कहीं 1919, ये रहा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। यानी कि राइट जो आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाना है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाना है। क्लियर है बात, चलो प्रश्न और देख लें, और ये प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय को 3 रूपों में व्यक्त किया गया है। भाई सीधी सी बात कह रहा है कि 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं प्रस्तावना में। हम लोग देखें यहां पर 3 प्रकार की चीजें जो आप लोगों से आपका एग्जामिनर यहां पर पूछता है, तीनों ही चीजों को हम लोग यहां पर करेंगे। 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, और 2 प्रकार की यहां पर क्या है ललो, यहां पर आपकी समानता है। और एग्जाम में ये तीनों का क्रम भी पूछता है, तो क्रम भी हम लोग याद रख लें तो बहुत अच्छी बात होगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर याद रखनी है आप लोग की किसकी बात करें, आपके न्याय की बात की, तो सबसे पहले तो न्याय की ही हम लोग बात करेंगे। न्याय के बाद आएंगे हम लोग स्वतंत्रता की तरफ, स्वतंत्रता कितने टाइप की दी है, और आप लोग की यहां पर बात करेंगे समानता कितने, या समता शब्द जो यूज किया है वो समता यूज किया है, समता कितने टाइप की दी है। तो हमें याद रखना है, क्या याद रखना है गुरुजी, तो यहां पर सबसे पहले जब बात कर रहे हैं किसकी, न्याय की, तो 3 प्रकार के न्याय दिए हैं। कौन कौन से न्याय दिए गुरुजी, तो यहां पर याद रखना है न्यायों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये आप लोग के यहां पर 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। ठीक, दूसरी तरफ देखिए स्वतंत्रता कितने टाइप की है, तो स्वतंत्रता है आप लोगों के लिए यहां पर कितने टाइप की, तो ये भी याद रख लेना है
5 प्रकार की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विचार की स्वतंत्रता। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करें तो आप लोग की कौन सी हो जाएगी ललो, तो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के बाद हम लोग बात करें तो आप लोग को किसकी भी स्वतंत्रता है, विचार की हो गई, अभिव्यक्ति हो गई, तो धर्म की भी आप लोग को स्वतंत्रता है। धर्म के बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग क्या भी कर सकते हो, किसी पर विश्वास भी कर सकते हो, इसकी भी स्वतंत्रता है। और इसके बाद आप लोग उपासना भी कर सकते हो, उपासना की भी क्या है, आपको स्वतंत्रता है। तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की आपको क्या मिली हुई है, 5 टाइप की स्वतंत्रता मिली हुई है। समता की बात करें तो समता कितने प्रकार की है भाई, तो 2 प्रकार की है। एक तो है प्रतिष्ठा और एक है अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अवसर की समानता। आप लोगों से इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो क्रम में ही याद रखना है हम लोग को। अब ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय को 3 रूपों में व्यक्त किया गया है, वो तीनों रूप आप लोग को बताना है, तीनों रूपों में व्यक्त किया गया है। समाजवादी, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष या आर्थिक, 3 रूपों में से कौन सा यहां पर है, तो समाजवादी नहीं है, बिल्कुल नहीं दिख रहा हमको, संप्रभु नहीं दिख रहा, धर्मनिरपेक्ष नहीं दिख रहा, तो कौन सा हो जाएगा, आर्थिक। कौन सा हो जाएगा, आर्थिक। अब देखिए हम लोग और भी बातें करें तो यहां पर आप लोग की प्रस्तावना की जब हम लोग बात ही कर रहे हैं, तो प्रस्तावना आप लोग के किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, प्रस्तावना कहां से हम लोगों ने ली है, तो आप लोग जैसे पूछे कहां से ली है, तो हमें याद रखना है गुरुजी, अमेरिका से ली है। कहां से ली है, अमेरिका से हम लोगों ने ली है। वही प्रश्न पूछे कि प्रस्तावना जो है इसकी भाषा हम लोगों ने कहां से ली है, तो इसकी भाषा जो ली गई है वो आप लोग की कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भाषा का मतलब यहां पर क्या है लालाओ, भाव से है, ऑस्ट्रेलिया से। भाषा का मतलब यहां पर किससे है, फीलिंग से है, भाव से है। तो ये कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। अब आप लोग के लिए प्रश्न है, और आप लोग के लिए प्रश्न क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। प्रश्न क्रमांक 1 मैं देखूंगा सबके कमेंट्स, याद रखना। प्रश्न क्रमांक 1 यहां पर है कि आपके न्याय कहां से लिए हम लोगों ने, किस देश के संविधान से लिए हैं। प्रश्न क्रमांक 2 स्वतंत्रता हम लोगों ने कहां से ली है। प्रश्न नंबर 3 आप लोग की क्या है, तो आप लोग की समता हम लोगों ने कहां से ली है। फुल डिटेल के साथ हम लोग चर्चा करेंगे इनके ऊपर भी कल के सेशन में। तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे, इन तीनों के जवाब देंगे कि हम लोगों ने भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय प्रस्तावना के अंतर्गत जो हम लोगों ने यहां पर न्याय शामिल किए हैं, स्वतंत्रता शामिल की है, क्षमता शामिल की है, ये किस देश के संविधान से हम लोगों ने ग्रहण करके हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनको ऐड किया है। तो जरूर कमेंट करके बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से यहाँ पर कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई फैक्टों के साथ और कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।